तारीख थी 3 अप्रैल 2019 जनरल इलेक्शंस के पहले न्यूज ऑर्गेनाइजेशन स्क्रोल ने ग्राउंड रिपोर्ट करी ईस्टर्न महाराष्ट्र के एक गांव असगांव में। उधर जर्नलिस्ट ने कई किसानों से एक सवाल पूछा कि आप किसको वोट देने जा रहे हो, बीजेपी या फिर नेशनल कांग्रेस पार्टी। एक महिला किसान नीलिमा भाजपाले ने कहा मोदी, पर वो कौन सी पार्टी से हैं? तो नीलिमा को मोदी का नाम पता था पर उनकी पार्टी का नाम नहीं। 5 साल बाद एक और जर्नलिस्ट वेस्टर्न यूपी के गौतम बुद्ध डिस्ट्रिक्ट में खेरी गांव में गए, जहां उनको मिली 67 साल की कौशल्या कुमार। वो बुजुर्ग महिला बहुत गुस्से में थी क्योंकि उनको अनाज नहीं मिल रहा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, क्योंकि फिंगरप्रिंट की मशीन खराब हो गई थी। उन्होंने कहा कि कैसे उनका परिवार कोविड और नोटबंदी के दौरान इतना भुगता। उनके बेटे की तो नौकरी भी चली गई नोटबंदी के दौरान, पर इसके बावजूद जब उनसे पूछा गया कि वो किनको वोट देंगी, उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी। फिर सुनो कहानी झारखंड के अजीत कुमार यादव की, जो मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। 12 घंटे के शिफ्ट के लिए उनको महीने के बस 8,000 रुपए मिलते हैं, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा 6 घंटे का शिफ्ट करते हैं, जिसका मतलब है कि दिन में वो बस 4 से 5 घंटे ही सो पाते हैं। वो कहते हैं कि सरकार की वजह से उनके गांव में उनको कोई फायदा नहीं मिला, पर वो वोट देंगे बस एक आदमी को, नरेंद्र मोदी। कौशल्या, नीलिमा और अजीत अकेले लोग नहीं हमारे देश में, ऐसे कई लोग हैं जिनके बीच नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है। I love you मोदी जी। अब सवाल है क्यों? नरेंद्र मोदी के 2 टर्म्स खत्म होने वाले और कई लोगों के बीच वो आज भी बहुत पॉपुलर है। तो क्या सीक्रेट है इस पॉपुलैरिटी के पीछे? इस पॉपुलैरिटी को एक्सप्लेन करने के लिए कई लोगों ने बहुत भद्दी थ्योरीज प्रपोज करी हैं। जैसे एक थ्योरी है कि नरेंद्र मोदी नॉर्थ इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि उधर लिटरेसी कम है। 2019 के इलेक्शंस में बीजेपी के अगेंस्ट वोट्स उत्तर प्रदेश में 40% ज्यादा थे तमिलनाडु के कंपैरिजन से। आप में से कई लोग ये बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन भी तो इतनी ज्यादा है, इस वजह से बीजेपी विरोधी भी ज्यादा है। तो एक और स्टैटिस्टिक देता हूँ आपको। सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बिहार उत्तर प्रदेश से ज्यादा बैकवर्ड है, पर इसके बावजूद बीजेपी बिहार में ज्यादा कमजोर है उत्तर प्रदेश से। तो नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के पीछे कौन सी पहेली है? इस पहेली के पीछे है 4 सीक्रेट्स, और इन सीक्रेट्स को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर हमारे देश की राजनीति को समझना चाहते हैं। ये स्पेशली जरूरी है उन लोगों के लिए जो नरेंद्र मोदी को मात तो देना चाहते हैं, पर ये नहीं समझ पा रहे कि नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर क्यों है हमारे देश में। अगले 25 मिनट में मैं इन्हीं सीक्रेट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। तीसरी और चौथी सीक्रेट बहुत जरूरी है, तो मेरे साथ बने रहना। पहली सीक्रेट, विश्व गुरु। 9 मार्च 2024 को बीजेपी ने एक एड रिलीज किया जिसको हम में से कई लोग देख चुके हैं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। अब ये एड बस स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि देश के हर नागरिक को टारगेट कर रहा है, ये मैसेज फैलाने के लिए कि हमारा देश एक विश्व गुरु बन गया है। अगर मेरी बात नहीं मान रहे तो इस वीडियो क्लिप को देख लो ललन टॉप की एक वीडियो से, जो बिहार के कटिहार से है। 30 सेकंड का वीडियो है, तो उसको ध्यान से देखना। एक बात सुन लीजिए, मोदी के पास विल पावर है कुछ भी करने का। आज आंख में आंख दिखाकर अमेरिका को बात करता है वहाँ भारत। हाँ मोदी। और दूसरा है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है आके पीछे से कहता करे तनी हम भी लाइन में, हमसे भी मिल लो। कनाडा का बोलती बंद कर दे, जस्टिन ट्रूडो का जो है बोला कि तुम अपने हैसियत में रहो। हम भारत हैं, आज का भारत हैं, कल का भारत नहीं, आज का भारत है। ये व्यक्ति अकेले नहीं है, हमारे देश में कई लोग मोदी जी के सपोर्ट में यही आर्गुमेंट यूज करते हैं कि अब देश के बाहर इंडियंस और इंडिया को ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। इसी चीज को कई न्यूज एंकर्स ने भी दोहराया है। पूरी दुनिया इस वक्त भारत को देख रही है, भारत की शक्ति को पहचान रही है। इस देश को विश्व गुरु बनाना। 2014 के बाद देश को एक मजबूत प्रधानमंत्री मिले, जिनकी वजह से आज भारत विश्व गुरु बनने की दहलीज पर है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये इक्के दुक्के एग्जाम्पल हैं, तो डेटा पर नजर डाल लेते हैं। इंडिया टुडे के फरवरी 2024 के सर्वे ने दिखाया कि 35,000 लोगों में से करीब 20% मानते थे कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन बढ़ाना ही है। प्यू रिसर्च सेंटर के 2023 के सर्वे ने दिखाया कि 68% इंडियंस मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की लीडरशिप में इंडिया दुनिया में ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गया है।
और वही सर्वे पार्टिसिपेंट ने कहा कि इसी चीज की वजह से वो प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये लाइन यूज करी अपनी मार्केटिंग के लिए। जैसे पिछले महीने एक कैंपेन रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के टाइम इंडिया एक कमजोर और गरीब देश था। याद करिए 10 साल पहले दुनिया में भारत को लेकर क्या राय होती थी। कांग्रेस के राज में भारत को कमजोर और गरीब देश माना जाता था। पर पिछले 10 सालों में इंडिया की रेपुटेशन बढ़ गई है। मोदी जी फिर लोगों से पूछते हैं ये किसने किया? लोग जवाब देते हैं मोदी ने किया। फिर मोदी जी कहते हैं ये मैंने नहीं, ये आपने और आपके वोट ने किया है। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं, ये आपने किया है, आपके एक वोट ने किया है। अब हमारी देश की पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी का इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना एक नई चीज है। 2005 और 6 में 2 लाख लोगों से फॉरेन पॉलिसी पर सवाल पूछे गए थे और 82% लोग जो इंडिया के सबसे गरीब ग्रुप में से थे वो फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई जवाब दे नहीं सके। पर आज चाहे व्हाट्सएप के जरिए हो या फिर न्यूज मीडिया के जरिए एक गरीब आदमी भी फॉरेन पॉलिसी के बारे में अपनी टिप्पणी जरूर दे देगा और कहेगा कि नरेंद्र मोदी आंख में आग डालकर जस्टिन ट्रूडो को कह रहा है कि अब इंडिया का टाइम आ गया। कनाडा का बोलती बंद कर दे जस्टिन ट्रूडो का जो है, बोला कि तुम अपने हैसियत में रहो, हम भारत हैं। रोहन मुखर्जी जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि ट्रैवल करने से और इंटरनेट की वजह से अब इंडियन ज्यादा अवेयर हैं कि देश के बाहर हो क्या रहा है। इसीलिए उनके लिए बहुत जरूरी है जानना कि इंडिया को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए देश के बाहर। और बीजेपी इस सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह समझती है, इसीलिए अपनी पॉलिटिक्स में उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को इतनी हद तक इंक्लूड किया है। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। अब दुनिया देख रही है कि केवल 10 वर्षों में भारत की साख और भारत की हैसियत आज कैसे बढ़ी है। चाहे G20 समिट की खबर, इंडिया का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की खबर या फिर चंद्रयान की खबर, ये सारी अचीवमेंट्स देश के नागरिकों में एक पॉजिटिव फीलिंग पैदा करते हैं कि इंडिया का अब टाइम आ गया है। और इसी चीज को नरेंद्र मोदी बहुत बखूबी यूज करते हैं। अब ये मत समझना कि पहली बार हमारी राजनीति में फॉरेन पॉलिसी का जिक्र हो रहा है। कई सालों से पाकिस्तान के बारे में तो बात करी जाती है हमारे इलेक्शंस में, पर जो नई चीज आई है हमारी राजनीति में वह कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी की हर फॉरेन ट्रिप को सेलिब्रेट किया जाता है। उनकी स्पीचेस और फोटोज को एक अचीवमेंट के तौर पे देखा जाता है। पर ये विश्व गुरु की वजह से जो पॉपुलैरिटी है, इसमें बस प्रधानमंत्री मोदी का योगदान नहीं है, बल्कि एक और आदमी का योगदान है, एस जयशंकर। अगस्त 2022 में ये क्लिप एक कैंपेन रैली में दिखाई जा रही थी। I mean, they've squeezed every other source of oil we have and then say, okay guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. अब आप कहोगे कि इंडिया के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जयशंकर की क्लिप है, इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि क्लिप दिखाई जा रही थी लाहौर में इमरान खान की पॉलिटिकल रैली के दौरान, जब वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी की प्रशंसा कर रहे थे। मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो, उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले। जून 2022 में एक फोरम में एंकर ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर से एक सवाल पूछा कि मानो चाइना इंडिया में इन्वेड कर लेता है तो क्या दूसरे लोग भी इतना ही चुप रहेंगे जितना इंडिया चुप रहा है रशिया यूक्रेन वॉर में? तो फिर एस जयशंकर ने एक जवाब दिया जो वायरल चलेगा। Look, you know, somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. मोदी सरकार के टेन्योर में इंडिया ने सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और इजराइल के साथ अपने रिलेशनशिप्स मजबूत करे हैं। इंडिया ने कनेडियन सरकार और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ भी सख्त कदम उठाए हैं, पर कई बार हमारी सरकार इन चीजों को एग्जैजरेट करती है, जिसकी वजह से उनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। पॉलिटिक्स में नेशनलिज्म को यूज करना एक बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे एक पॉलिटिकल लीडर किसी भी दाग धब्बे से बच सकता है।
नरेंद्र मोदी पहले लीडर नहीं है जो ये यूज कर रहे हैं। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज किया जा रहा था पार्टीशन की वजह से, उसी दौरान उन्होंने नेशनलिज्म को यूज किया ये कहने के लिए कि इंडिया कैसा महान देश है और एक आजाद भारत दुनिया की हर पहलू में भाग देगा। देश पर गर्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिपेंड करता है कि ये गर्व फैक्ट्स के बेसिस पर है या फिर एग्जैजरेशन के बेसिस पर। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में। एक कश्मीरी मुस्लिम आदमी जो बीजेपी को वोट देना चाहता है, क्यों? बीजेपी की वेलफेयर स्कीम्स। मेरी 2 बेटियां सर और मैं एक लोकल हूँ, घर में बैठा हूँ सर, कोई बिजनेस ही नहीं है यहाँ पे कश्मीर में। तो जैसे कि लाडली बेटी आई है, मेरी 2 बेटियों का है जिनमें अकाउंट में कभी 10,000 पहुँचते, कभी 20,000 पहुँचते, ये तो बीजेपी के थ्रू पहुँचता है। ऐसे करके बहुत सारी काम है सर, इस चीज़ से कहता हूँ कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा। मोदी सरकार ने कई वेलफेयर स्कीम्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट किया है, पर उसके साथ ही साथ उनको मार्केट भी बहुत अच्छी तरह किया है। 12 जनवरी 2024 को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी किया अपने सारे 26 रीजनल ऑफिसेस के लिए, जहां उन्होंने कहा कि सभी को एक टेंडर जारी करना होगा नई बोरियों के लिए। क्यों? क्योंकि उनको नई बोरियां चाहिए थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की फोटो चिपकी हो, ताकि जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से लोगों को अनाज दिया जाए तो उनको प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा दिखाई दे। और यही है प्रधानमंत्री मोदी की सेकंड सीक्रेट उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे, कि कैसे देश की कई वेलफेयर स्कीम्स को सेंट्रलाइज किया गया है जहां क्रेडिट बस एक आदमी को दिया जाता है, नरेंद्र मोदी। और इसी सर्कुलर की वजह से बस राजस्थान में 1 करोड़ से ज्यादा लैमिनेटेड बोरियां मंगवाई गई 13 करोड़ की कॉस्ट पर। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के एक ऑफिशियल ने कहा तब हम बस 50 किलो के जूट बोरियां यूज कर रहे थे जो अनब्रांडेड थी, पर पॉलिटिशियंस की ब्रांडिंग के बैग्स 2024 से ही स्टार्ट हुए हैं। ये ब्रांडिंग इधर रुकी नहीं। अब आप भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जाके सेल्फी ले सकते हैं। पिछले साल नवंबर में सेंट्रल सरकार ने महाराष्ट्र के कई रेलवे स्टेशंस पर सेल्फी बूथ्स लगाए थे प्रधानमंत्री मोदी की फोटो के साथ। इन सेल्फी कटआउट के साथ सरकार की कई स्कीम्स को मार्केट किया जा रहा था, जैसे स्टार्टअप इंडिया या फिर पीएम आवास योजना। एक आरटीआई रिप्लाई ने दिखाया कि परमानेंट फोटो बूथ्स के लिए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च करे गए और टेम्पररी बूथ्स के लिए करीब 40 लाख रुपए। इस साल जनवरी की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि अनाज का पैसा ट्रांसफर करने से पहले सेंट्रल सरकार ने बंगाल की सरकार पर 2 कंडीशंस रखी कि हर राशन शॉप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की फोटो होनी चाहिए और राशन देने के बाद जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी उस पर नेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटी का लोगो होना चाहिए। और जब ऐसा नहीं हुआ तो सेंट्रल सरकार ने वेस्ट बंगाल के 7,000 करोड़ रुपए रोक दिए। ये पॉपुलैरिटी का एक ऐसा कारण है जो स्पेशली अर्बन इंडिया के लोग भूल जाते हैं। और ये पॉपुलैरिटी का कारण कोई एक्सीडेंट की वजह से नहीं बना, बल्कि इसको सोच समझ के बनाया गया है। यामिनी अय्यर एंड लुइस टिलन ने अपनी रिसर्च पेपर में कहा था कि नरेंद्र मोदी ने इन वेलफेयर स्कीम्स को 3 तरीकों से यूज किया है। पहली चीज है कि उन्होंने हर स्कीम की हेवी मार्केटिंग करी है। हर वेलफेयर स्कीम की अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री की बड़ी स्पीच से करी जाती, जिसको कई मीडिया चैनल्स लाइव कवर करते, सोशल मीडिया पर फोटो सर्कुलेट करी जाती और इन स्कीम्स के पोस्टर भी छापे जाते। जर्नलिस्ट प्रशांत झा ने अपनी किताब में लिखा था कि एनडीए सरकार में वेलफेयर यूपीए सरकार के कंपैरिजन से ज्यादा धूमधाम से बनाया गया। बीजेपी के ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जहां उन्होंने डोर टू डोर कैंपेनिंग करी इन वेलफेयर स्कीम्स के बारे में। और ये मत सोचना कि इन स्कीम्स की मार्केटिंग लॉन्च होने के बाद हुई थी, लॉन्च होने से पहले ही मार्केटिंग स्टार्ट हो गई थी। ये आप देख सकते हो इन स्कीम्स के नाम में, जहाँ सारी मेजर स्कीम्स के पहले प्रधानमंत्री शब्द डाला गया। अब ये तो यूपीए सरकार में भी होता था, पर बीजेपी सरकार ने इसको और इफेक्टिवली करके दिखाया। A lot of schemes that used to be schemes run by governments, departments and different names are all now being presented and repackaged Pradhan Mantri Rozgar Yojana, Pradhan Mantri Swanidhi Yojana. Not from the government, not from the department, not from any other person. It's all coming from Pradhan Mantri. मोदी सरकार जानती है कि जो दिखता है वही बिकता है, और ये चीज उन्होंने कई बार करके दिखाई। 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि हर स्टेट सरकार के लिए मैंडेटरी है कि वो नरेंद्र मोदी की फोटो यूज करें वेलफेयर स्कीम्स की मार्केटिंग में। 30 नवंबर 2021 को मदुराई के बीजेपी प्रेसिडेंट ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कहा कि वो सारे सरकारी ऑफिसेज में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो लगाएं और जहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की बात होती है उधर उनकी फोटो लगाएं। सितंबर 2022 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली अफेयर भारती पवार ने आंध्र प्रदेश सरकार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की फोटो गायब क्यों है जब सेंटर स्कीम्स के लिए पैसे दे रहा है।
तो उस किट में कहीं पे भी लोगो नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फोटो नहीं है। आई एम नॉट गेटिंग कि व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग विद आंध्र प्रदेश सरकार। इन सारी चीजों से मैसेज क्लियर था कि एक ही आदमी जिम्मेदार है आपके पानी, टॉयलेट, अनाज और सिलेंडर के लिए, नरेंद्र मोदी। दूसरी चीज जो मोदी सरकार ने करी वो थी कि उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया जिससे उनको वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए स्टेट सरकार पर निर्भर ना करना पड़े। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। आधार और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को यूज करके सेंट्रल सरकार डायरेक्टली पैसा बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकती थी। इस वजह से देश को फायदा भी पहुंचा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से सरकार ने 2.7 लाख करोड़ रुपए बचाए जो वैसे लीक हो जाते थे। इस टेक्नोलॉजी के बिना पहले तो कोई मिडलमैन पैसा खा रहा था, और क्योंकि हर बेनिफिशियरी को पता था कि पैसा डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहा है, तो प्रधानमंत्री मोदी और बेनिफिशियरी के बीच में जो रिलेशनशिप था वो और मजबूत हो जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने टेक्नोलॉजी को भी यूज किया बेनिफिशियरी से डायरेक्टली बात करके, जिससे ये विश्वास और मजबूत हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी ही मुझे डायरेक्टली ये पैसा भेज रहे हैं। ये कनेक्शन मजबूत भी इस वजह से हुआ क्योंकि सरकार वो स्कीम चला रही थी जहाँ बेनिफिशियरी को प्राइवेट गुड्स मिलते, जैसे घर हो, टॉयलेट हो या फिर गैस सिलेंडर, और ना कि पब्लिक गुड्स जैसे एजुकेशन हो या फिर हॉस्पिटल। तो इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी की फोटो अनाज के बोरे पर भी थी और कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर भी। हाँ, देख रहे हैं इतना रोड बढ़िया बनाया है, सब चमकाए। कौन बनाया है ये सब? कौन बनाए? न्यूज 18 की टीम उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में गई जहां उन्होंने 80 साल की बुजुर्ग महिला से बात करी। उस महिला ने उनको कहा कि मोदी की स्कीम्स की वजह से मेरा घर चल रहा है, मैं बीजेपी को वोट क्यों ना दूं, पर ये पॉपुलैरिटी तभी बढ़ेगी जब ये स्कीम्स काम करेंगी। और कई स्कीम्स ने काम किया। 2019 में सरकार ने पीएम हर घर जल योजना लॉन्च करी, जहां हर रूरल परिवार को नल से पानी दिया जाएगा। इस स्कीम पर मैंने एक फुल वीडियो भी बनाया था और इसका इम्पैक्ट देखने के लिए आप बस इस मैप पर नजर डालो। 2019 में जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तो करीब 16% यानी कि 3 करोड़ 20 लाख परिवारों के पास एक पानी का कनेक्शन था, और 3 साल में ये नंबर 8,60,000 हो गया। पीएम किसान योजना की वजह से 9 करोड़ किसान परिवारों को हर साल के 6,000 रुपए मिले, और 25% केस में पैसा डायरेक्टली एक महिला के बैंक अकाउंट में गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 4.5 करोड़ महिलाओं को एलपीजी स्टोव दिए गए। क्या सुविधा हुई है फिर? गैस की टंकी आने से कुछ हुई है या? हुई ना, दोपहर में चूल्हा नहीं बांधना पड़ता है, या कोई मेहमान आ जाते हैं तो नहीं, जल्दी हो चूल्हा पे कर लेते हैं गैस पे। इन सारी चीजों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी का परसेप्शन भी बदला कि शायद बीजेपी बस ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं है। पीएम उज्ज्वला, पीएम हर घर जल, पीएम जनधन योजना या फिर पीएम जन आरोग्य योजना, इन सारी वेलफेयर स्कीम्स ने गरीब लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी बढ़ाई, और इसका इम्पैक्ट इलेक्शन के नतीजों में भी दिखा। 2019 की नेशनल इलेक्शन स्टडी ने दिखाया कि जहां 2014 में 24% गरीब लोगों ने बीजेपी के लिए वोट दिया, ये नंबर 2019 में आते आते 36% हो गया। अब ये खबर कई लोगों के गले में अटकेगी कि प्रधानमंत्री मोदी गरीब लोगों के बीच पॉपुलर है। ये इस वजह से क्योंकि हम में से कई लोग नहीं जानते कि इंडिया में एक गरीब परिवार की सिचुएशन क्या है। उस गरीब परिवार को कोई टेंशन नहीं है कि इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, वो एक्यूरेट है या डेटा में प्रॉब्लम है। उनकी ज़रूरतें बहुत बेसिक है, और इस वजह से जब उनको नल का पानी, घर या फिर सिलेंडर मिल जाता है, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इन स्कीम्स की ही वजह से प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी महिलाओं के बीच भी बढ़ी है, जो हम वोट शेयर में भी देख सकते हैं। देवेश कपूर, जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि दुनिया भर में हमें देखने को मिला है कि जहां मर्द और ज़्यादा राइट विंग हो रहे हैं, महिलाएं ज़्यादा लेफ्ट विंग हो रही हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं हो रहा। महिलाएं बीजेपी यानी कि एक राइट विंग पार्टी के ज़्यादा सपोर्ट में जा रही हैं, और इन स्कीम्स का एक बहुत बड़ा योगदान है जिसको हम में से कई लोग नहीं समझते। अब ऐसा नहीं कि हर स्कीम सक्सेसफुल रही है। जैसे उज्ज्वला स्कीम की बात करते हैं, 4 करोड़ परिवारों को फ्री सिलेंडर तो मिल गया, पर सरकार के खुद के डेटा ने दिखाया कि 2021 में करीब 1 करोड़ परिवारों ने अपना सिलेंडर रीफिल ही नहीं करवाया। अगले साल करीब 25% लोगों ने या तो एक भी बार रीफिल नहीं कराया या बस एक बार करवाया। जैसे हमारे पास गरीबी है और 1050 के कई दिन है 60 के गैस, तो जब है ना इतनी पैसा हमारे पास नहीं है तो हम कैसे भरा पाएंगे। ऐसे ही हमने देखा पीएम जन आरोग्य योजना में,
जिसके तहत 12 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक की फ्री ट्रीटमेंट दी जा रही थी प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स में। पर 2023 में एक CAG रिपोर्ट ने दिखाया कि स्कीम की एग्जीक्यूशन में कई खामियां मिली हैं। जैसे करीब 7.5 लाख बेनिफिशरीज का इनवैलिड मोबाइल नंबर था, वो भी 99999। तो जब हर जगह प्रधानमंत्री मोदी की फोटो चिपकाई जाती है, एक बहुत बड़ा रिस्क भी है वो, क्योंकि अगर बाय चांस स्कीम फेल हो गई तो सारा दोष प्रधानमंत्री मोदी को ही जाएगा। पर कई बार ऐसा होता नहीं है। मानो उन्होंने प्रोटेक्टिव कवच पहना हुआ है जहां उन पर दोष नहीं डाला जाता, और वो होता है तीसरी और चौथी सीक्रेट की वजह से। 23 जनवरी 2014 को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट नरेंद्र मोदी एक रैली कर रहे थे गोरखपुर में। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने मुलायम सिंह और अखिलेश यादव पर अटैक किया। नेताजी, आपकी बात सही है, आपकी हैसियत नहीं है, आप गुजरात नहीं बना सकते, इसके लिए तो 56 इंच का सीना लगता है। और अब ये स्पीच बहुत पॉपुलर हो गई है। पर ये स्टेटमेंट इधर खत्म नहीं हुई। न्यूज़ 24 टीवी चैनल ने 2 साल बाद एक 13 मिनट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम किया। इसको देखो एक बार। आगे बढ़े उससे पहले जरा आप आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सीना सलमान खान से भी 4 इंच चौड़ा है, और तो और क्रिकेटर विराट कोहली से 8 इंच ज्यादा चौड़ा है। ये देखिए जरा आपके सामने ये जो तुलना है उस पर गौर कीजिए। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। अगर खली की बात करें तो खली का सीना भी करीब 63 इंच चौड़ा है। अगर आपको ये मजाक लग रहा है तो ये न्यूज क्लिप वापस से देख लो। विराट के सीने की चौड़ाई 42 इंच है तो सलमान खान के सीने की चौड़ाई 46 इंच है, जबकि मोदी का सीना 56 इंच है। ये कोई कॉमेडी शो नहीं है, बल्कि एक न्यूज चैनल है जिसको लाखों लोग देखते हैं हमारे देश की जानकारी पाने के लिए। और यह है थर्ड सीक्रेट नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी के पीछे, कि कैसे उनकी एक कल्ट इमेज क्रिएट करी गई। और इस कल्ट को बनाना इतना आसान नहीं है। 1880s में थॉमस स्मिथ ने एक गाइड लिखी थी सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग के बारे में, जहां उन्होंने कहा कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले ऑडियंस को एक ऐड 20 बार दिखाना पड़ता है। अब नंबर 20 इतना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है समझना कि किसी के दिमाग में एक मैसेज पहुंचाने के लिए आपको वो मैसेज कई बार रिपीट करना पड़ता है, वो भी अलग अलग लोगों से। और इसी तरीके से ही नरेंद्र मोदी की एक इमेज डेवलप हुई है। सबसे पहले कई न्यूज एंकर्स ने बात करी कि नरेंद्र मोदी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो एक स्पेशल आदमी है। सुपर ह्यूमन या पॉपुलर पॉलिटिशियन, विजनरी या रेवोल्यूशनरी, क्या है नरेंद्र मोदी? सुपरमैन एक काल्पनिक चरित्र है, ऐसा इंसान जो पलक झपकते यहाँ से वहां चला जाए। सियासत की दुनिया में अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुपरमैन साबित हो रहे हैं। मोदी के भीतर का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। 2024 में नरेंद्र मोदी दुनिया के प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो चीन भी कह रहा है कि आएगा तो मोदी ही। जैसे कॉमेडियन राजीव निगम, मोदी ओम मोदी आए मोदी ओम मोदी 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 भगवान मोदी की जय हो। जब ये बात कई न्यूज एंकर्स और सेलिब्रिटीज ने करी, फिर कई सीनियर बीजेपी लीडर्स ने भी इसको दोहराया। जैसे आदेश गुप्ता, जो बीजेपी के दिल्ली में चीफ है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण इंसान नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है और आपको भी लगता है वो इंसान जरूर है, लेकिन इंसान के रूप में भगवान है। हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड ने भी आपके दिमाग में वही चीज डालने की कोशिश करी। तो जब सेम मैसेज कई बार आपके दिमाग में अंदर पहुंचाया गया डिफरेंट लोगों के जरिए, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई और आप इस बात में विश्वास करने लग गए। हमको मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप सब बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके पर दिल दे बैठे हैं। जब ये इमेज एक बार बन जाती है तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है। जो भी अच्छी चीज होती है उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को जाता है, पर जो बुरी चीज होती है उसका दोष प्रधानमंत्री मोदी को नहीं जाता। इसलिए कई जर्नलिस्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मानो एक टेफ्लॉन इमेज बन गई है। टेफ्लॉन एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कई फ्राइंग पैन्स को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी से नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स बनते हैं। टेफ्लॉन फ्राइंग पैन्स की तरह टेफ्लॉन लीडर्स वो लोग होते हैं जिन पर आप कितने भी कीचड़ फेंक दो पर वो कीचड़ उन पर चिपकेगी नहीं, जबकि वेलक्रो लीडर्स कंप्लीटली ऑपोजिट होते हैं। आप थोड़ी भी कीचड़ फेंकोगे ना, वो कीचड़ उनके बदन पर चिपक जाती है। हर लीडर इस स्केल में कहीं ना कहीं होता है और मानो प्रधानमंत्री मोदी इस स्केल के टेफ्लॉन एंड पर है।
नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए पॉलिटिकल लीडर्स खुद मानते हैं कि उनकी टेफ्लॉन इमेज के साथ लड़ाई करना बहुत मुश्किल है। I mean, for whatever reason, the man seems to be coated in Teflon. Nothing that you say sticks. I mean, it's a fact. Like it or not, it's a fact. और न्यूज मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस इमेज को बनाने के लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप हो या फिर चंद्रयान की लैंडिंग, क्रेडिट जाता तो नरेंद्र मोदी को। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। प्रधानमंत्री मोदी की हर खबर को बहुत बारीकी से कवर किया जाता है। तो केदारनाथ से प्रधानमंत्री मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जैसे मई 2019 में इलेक्शंस की कैंपेनिंग खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइड किया कि वो केदारनाथ जाएंगे ध्यान करने के लिए, और जो मीडिया में पागलपन था वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। उस गुफा में ऐसा क्या है जहां प्रधानमंत्री ने अपना योग किया? के लिए मोदी ने बारिश के मौसम में छतरी का सहारा लिया। अब बमुश्किल मुझे लगता है कि 150 से 200 मीटर ही दूर है, हाथों में छड़ी लेकर प्रधानमंत्री गुफा के रास्ते पर आगे बढ़े। केदारनाथ की गुफा में ध्यानमग्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुफा से बाहर निकल आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को बस एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पे कवर नहीं किया जा रहा था, बल्कि उनको माना जा रहा था कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर है जो अपने लिए नहीं बल्कि बस दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं। मीडिया की तरफ से नैरेटिव भी बस वन साइडेड था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में भी जर्नलिस्ट कोई सवाल नहीं करते, वो एक बार सवाल करते और कोई काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करते ताकि पूरा नैरेटिव प्रधानमंत्री मोदी ही सेट करे। ये तो मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि पैसा बॉन्ड किसने लिया, कहाँ दिया, कैसे। जब प्रधानमंत्री मोदी कोई इलेक्शन जीत जाते तो बोला जाता कि प्रधानमंत्री मोदी की एक लहर है, पर अगर वो इलेक्शन हार जाते तो दोष डाला जाता वोटर्स पर। दिल्ली की जनता को न तो बालाकोट एयर स्ट्राइक से कोई लेना देना है, न राम मंदिर से कोई मतलब है, न कश्मीर की धारा 370 से उसे कोई लेना देना है। अब ये नहीं कि हर चीज एक प्रोपेगेंडा था, उनके बैकग्राउंड की वजह से कई वोटर्स उनके साथ रिलेट कर पाते थे। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। और इस रिलेटेबिलिटी फैक्टर ने उनकी इमेज को मजबूत बना दिया। ये सच्चा लोकतंत्र यही है कि हम भी वही है, पहले मैं नागरिक हूँ, उसके बाद मेरा पद है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया मैं भी आप ही लोग की तरह हूँ। पर जब आप इस कल्ट में विश्वास करना स्टार्ट कर देते हो तो इसका एक अंजाम होता है कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बंद हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल है गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो कांग्रेस के हेडक्वार्टर के बाहर उनके मैनिफेस्टो के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी नहीं पता है, बिल्कुल पता है, बट एग्जैक्ट मोटो ऐसे तो बहुत सारे मोटो है, बट कांग्रेस के उस पे ही है हम। से नो टू वेल्थ फ्लैटर। इसका मतलब क्या है? सब बीजेपी को ठीक है। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सेल इन विकसित भारत। क्या मतलब? पता नहीं। इसी चीज के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर ने हमें चेतावनी दी थी करीब 70 साल पहले। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को अपनी लास्ट स्पीच में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि धर्म में भक्ति की वजह से चाहे आपकी आत्मा को शांति मिल जाए, पर पॉलिटिक्स में भक्ति एक डिक्टेटरशिप पैदा कर देती है, क्योंकि जब आप किसी के भक्त बन जाते हैं आप उनसे सवाल करना बंद कर देते हैं। और यही प्रधानमंत्री मोदी का सबसे बड़ा हथियार है। प्रधानमंत्री कोई पहले आदमी नहीं है जिन्होंने कल्ट क्रिएट किया है, और ना वो आखिरी आदमी होंगे। मैंने अपने टॉक्सिक फैन कल्चर के वीडियो में दिखाया था कि कैसे कई सेलिब्रिटीज ऐसी ही कल्ट इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस कल्ट इमेज की वजह से शाहरुख खान जैसे स्टार्स खुल्लम खुल्ला खुशी खुशी पूरे देश के सामने कैंसर बेचते हैं और उनकी पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं होता। इसीलिए कल्ट इमेज बनाना इतना जरूरी है किसी की पॉपुलैरिटी के लिए। आपके स्टाइल और आपकी थिंकिंग को कोई ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एनालिस्ट या ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट समझ नहीं पाते हैं। फाइनली मोदी जी, नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप। द नेशन लुक्स फॉरवर्ड टू योर लीडरशिप फॉर मेनी इयर्स एंड मेनी 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 डेकेड्स टू कम। जो आखिरी सीक्रेट है प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी के पीछे, वो है हिंदुत्व। मोदी मेरे यहाँ चूल्हा जलाने नहीं आते, योगी मेरे यहाँ चूल्हा जलाने नहीं आते, लेकिन मैंने अपने गीता भागवत गीता में एक चीज पढ़ा है, जो अपने धर्म राष्ट्र के लिए खड़ा रहे उसके साथ हरदम खड़े रहो, चाहे कोई भी आपदा विपदा जो भी आए मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। तो हमारी योगी और मोदी जी जो हैं हमारे धर्म के एक हिसाब से रक्षक हैं। अजीत कुमार यादव आपको याद है, झारखंड से, जो मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड थे, वो नरेंद्र मोदी को क्यों सपोर्ट करते थे? राम मंदिर। उन्होंने कहा कि राम मंदिर बनाना रोजगार देने से बड़ी अचीवमेंट है। हाँ जी, रोजगार देने से बड़ी अचीवमेंट। राम मंदिर की इनॉग्रेशन के 2 महीने बाद CSDC लोकनीति ने एक सर्वे किया था, जहां 22% लोगों ने कहा कि राम मंदिर इनॉग्रेशन सरकार का सबसे अच्छा एक्शन था
और करीब 50% लोगों ने कहा इस वजह से हिंदू आइडेंटिटी को फायदा मिलेगा। 2019 में करीब आधे हिंदू वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया, तो इसका मतलब यह है कि हर हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देता। इनफैक्ट CSD लोकनीति सर्वे ने दिखाया कि 79% लोग मानते हैं कि इंडिया में सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, पर 11% लोग कहते हैं कि इंडिया बस हिंदुओं का है। और ये 11% लोग बीजेपी के हिंदुत्व से सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आपने उनको धर्म के नाम पर किसी तरह गर्व महसूस करवा दिया तो आप उनका सपोर्ट जीत सकते हो। और बीजेपी को ये पता है, इसी वजह से 2024 के मैनिफेस्टो में उन्होंने राम मंदिर को अपनी एक बड़ी अचीवमेंट के तौर पे दिखाया है, जहाँ उन्होंने कहा कि लोगों का 5 सदियों का सपना कि अयोध्या में राम मंदिर बने वो हमने साकार किया है। कई इंडियंस के लिए रिलीजन बहुत जरूरी है उनकी जिंदगी के लिए। जैसे प्यू रिसर्च ने दिखाया कि 59% हिंदूज हर दिन पूजा करते हैं और 84% कहते हैं कि उनका रिलीजन उनकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इनमें से कई लोगों के लिए हिंदुत्व एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो किस आदमी को वोट देने जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या क्या मुद्दे थे जिनके आधार पे आपने वोट किया है? मैंने मोदी जी के कारण ही वोट करने के वो सोचा मैंने। मोदी जी उन्होंने राम मंदिर का वो करवाया, जो काम मोदी किसी ने भी नहीं करवाया वो मोदी जी ने कराया। रामलला वाली बात थी तो आज तक वो केस मोदी जी के द्वारा ही सॉल्व हुआ है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटते अपनी हिंदुत्व आइडियोलॉजी दिखाने के लिए। उनकी स्पीचेस में ये क्लियरली दिखता है। अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। इस हिंदुत्व की वजह से ही कई लोग महंगाई और बेरोजगारी को भूल जाएंगे, पर वोट नरेंद्र मोदी को ही देंगे। वो कहते हैं कि अब हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे लीडर हैं। पहले तो हिंदू डरा हुआ रहता था, आज वो अपनी छाती तान कर सड़क पर चल सकता है, और ये हुआ है नरेंद्र मोदी की वजह से। पीएम मोदी ही हिंदू हृदय सम्राट हैं, सबसे बड़े हिंदू हृदय सम्राट। हिंदू हृदय सम्राट के रूप में उभरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। अब आप एक सवाल पूछोगे तो क्या कि अगर मुझे पता चल गया कि नरेंद्र मोदी हमारे देश में क्यों पॉपुलर है तो मैं क्या करूं उसका? 2 चीजें। अगर आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हो तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप क्यों सपोर्ट करते हो? क्या आप उनकी सरकार को इसलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि उनके काम की वजह से आपकी जिंदगी बेहतर हुई है? क्या आपका और आपके परिवार का सोशल और इकोनॉमिक भविष्य बेहतर होगा? या फिर आप उनको सपोर्ट करते हो उनकी कल्ट इमेज या फिर एक फेक गर्व की फीलिंग की वजह से? उनको सपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप उनकी कल्ट इमेज की वजह से सपोर्ट कर रहे हो तो याद रखना कि आप शिकार हो गए हो उस भक्ति का जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने हमें चेतावनी दी थी। In politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation and eventual dictatorship. अब ये मत बोलना कि ऑपोजिशन कमजोर है। ऑपोजिशन और राहुल गांधी पर मैंने एक 30 मिनट का वीडियो बना दिया है, और अगर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ये वीडियो देख लिया होता तो शायद आज उनका इतना मजाक नहीं बनाया जा रहा होता। पर ऑपोजिशन कमजोर है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सरकार से सवाल ना पूछो, और अगर आप किसी और लीडर को सपोर्ट करते हो तो यही सवाल आप अपने आप से पूछो कि आप उनके कल्ट में तो नहीं घुस गए। याद रखना कि वाकई में अगर आप अपने देश और धर्म पर गर्व करते हो तो उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत भी रखो। मेरी बात नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी की बात मान लो। मैं मानता हूं डेमोक्रेसी की अगर उत्तम से उत्तम कोई ब्यूटी है तो वो क्रिटिसिज्म है।